सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। संकल्प के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। संडे को जो अपना मेगा टेस्ट हुआ था रीट का, उसकी आंसर की आपके सामने है। जिसने रीट की नई टेस्ट सीरीज 4.0 अभी तक ज्वाइन नहीं की है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 14 टेस्ट रहेंगे, रीट का पूरा सिलेबस है। संकल्प के टेलीग्राम चैनल पर पूरा सिलेबस डाल दिया गया है और नई टेस्ट सीरीज अपने 22 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। उसका पहला टेस्ट हो चुका है। सप्ताह में 2 छोटे टेस्ट, संडे को बड़ा टेस्ट, मंगलवार गुरुवार को छोटे टेस्ट, संडे को मेगा टेस्ट। तो 4.0 टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। पूरा का पूरा सिलेबस 1 महीने में आपका कवर होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदाएं या मिट्टियां पाई जाती है। देखो, मिट्टियों के अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। एंटीसोयल, एरडी सोयल, इनसेप्टी सोयल, वर्टी सोयल और अल्फी सोयल। ये 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। एडी तो जलती है रेतीली मिट्टी में, यानी कि मरुस्थल में। तो एंटी और एडी दोनों मरुस्थल में है। इन सेफ्टी तो सुरक्षित रियासतों प्राचीन काल में एक ही थी, मेवाड़ दक्षिणी राजस्थान में इनसेप्टी सोयल है। वर्टी तो कोटा संभाग में है। अल्फी भरतपुर संभाग में है, जहां पर जलोढ़ मिट्टी है वहां पर अल्फी सोयल है। यानी कि अगर पूर्वी राजस्थान की बात करो तो अल्फी सोयल है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करो तो वर्टी सोयल है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर इनसेप्टी सोयल है और पश्चिमी राजस्थान यानी कि मरुस्थल में एंटी और एरिडी सोयल है। यानी कि एंटी सोयल कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग में कौन सी है? अल्फी सोयल। दक्षिणी भाग में कौन सी है? इनसेप्टी सोयल है, इनसेप्टी सोयल है। और दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सी है? वर्टी सोयल है। और पश्चिमी भाग में कौन सी है? एंटी और एरिडी सोयल है। बड़ा ही आसान है और आजकल ऐसे पेपर में प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? अल्फी सोयल, वर्टी सोयल, एंटी सोयल, इनसेप्टी सोयल। वर्टी सोयल तो कोटा संभाग में है, एंटी सोयल पश्चिमी राजस्थान में है, इनसेप्टी सोयल दक्षिणी राजस्थान के अंदर है और अल्फी सोयल पूर्वी राजस्थान में है। अब देख लो, पूर्वी राजस्थान के जिले भी नहीं है, कोटा संभाग के भी जिले नहीं है, पश्चिमी राजस्थान के भी जिले नहीं है, सिरोही और पाली वाला। तो इनसेप्टी सोयल कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में। इसका मतलब यहां पर कौन सी मृदा की प्रधानता? इनसेप्टी सोयल। उदयपुर संभाग के आसपास वाला एरिया होगा ना, वहां पर इनसेप्टी सोयल होगी। और पश्चिमी राजस्थान में एंटी और एरिडी सोयल होगी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी की प्रधानता है? लाल लोमी हो चाहे लाल काली हो, दक्षिणी राजस्थान में है। और लाल पीली मिट्टी पूर्वी राजस्थान के बनास बेसिन के आसपास है। भूरी मिट्टी भी बनास बेसिन में है और लाल पीली मिट्टी भी बनास बेसिन में है। लाल काली और लाल लोमी मिट्टी दोनों दक्षिणी राजस्थान में है। चूरू व हनुमानगढ़ में लाल लोमी नहीं है। अलवर भरतपुर में पूर्वी राजस्थान में तो जलोढ़ मिट्टी है। पाली व सिरोही के अंदर भी नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी मिट्टी है और यहीं पर लाल काली मिट्टी है। नेक्स्ट, एरडी सोयल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? एरडी और एंटी सोयल तो पश्चिमी राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान की जलवायु तो शुष्क व अर्ध शुष्क है, मरुस्थल में है। और पश्चिमी राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क व अर्ध शुष्क है। उसके बाद राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? देखो, मूल कारण पूछा है, अनियंत्रित खनन। ये मरुस्थलीकरण का मूल कारण नहीं है। अरावली नष्ट हो रही है, उसका कारण मान सकते हो। जलवायु परिवर्तन, भूमिगत जल में लवणता, ये भी नहीं है। मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? वर्षा की न्यूनता। ये अपने राज्य में मरुस्थलीकरण का मूल कारण माना जाता है। नेक्स्ट, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? हाड़ौती कोटा में तो काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है, यानी कि मध्यम काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी,
जलोढ़ मिट्टी पूर्वी राजस्थान में, हाड़ौती के पठार में तो मध्यम काली मिट्टी है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ये थोड़ा देख लेना, सही कर लेना, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो मध्यम काली मिट्टी है, मध्यम मिट्टी नहीं, मध्यम काली मिट्टी, ठीक है, मध्यम काली मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या को समाधान हेतु भूमि में किसका उपयोग किया जाता है? देखिएगा, खारेपन यानी कि क्षारीयता को समस्या कम करने के लिए, अब इसके अंदर दिमाग में पहली बार अपने रॉक फास्फेट आता है, याद रखना, क्षारीयता यानी कि खारेपन को कम करने के लिए अपने जमीन के अंदर जिप्सम का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। सेम की समस्या के लिए भी जिप्सम है, और क्षारीयता या खारेपन को कम करने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर जिप्सम रहेगा। ऑप्शन में था क्या जिप्सम? बिल्कुल, तो सही उत्तर क्या बनेगा इसका? जिप्सम। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय व क्षारीय बन जाती है? नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव, अधिक सिंचाई से, बारिश नहीं होने के कारण, उचित खाद के अभाव से। अब देखो, अम्लीय व क्षारीयता बनने का जो मूल कारण है वो कोशिकाओं का नीचे से ऊपर की ओर रिसाव माना जाता है। और ठीक सेम लैंग्वेज का प्रश्न, सेम ऑप्शन के प्रश्न पेपर में कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, और इसी 2-3 महीनों के अंदर भी एक एग्जाम के अंदर ये प्रश्न दोबारा सेम रिपीट हुआ था। तो अच्छे से रट्टा लगा लेना, मूल कारण नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव है। सेम ऑप्शन है, सेम प्रश्न है, बार बार पेपरों में रिपीट हो रहा है। राज्य में सर्वाधिक वायु अपर्दन द्वारा जिला, देखो वायु के साथ में मिट्टी के अपर्दन वाला जिला, मतलब इस लैंग्वेज का मतलब ये ज्यादा जैसलमेर में होता है। और अगर आ जाए जल अपर्दन, तो जल अपर्दन ज्यादा चंबल नदी में होता है, यानी कि जल के साथ मिट्टी का ज्यादा अपर्दन चंबल में कौन से जिले में होता है? कोटा में होता है। और वायु के साथ मिट्टी का ज्यादा अपर्दन अपने पश्चिमी राजस्थान यानी कि जैसलमेर में होता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया? दौसा, जैसलमेर, धौलपुर, डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो डूंगरपुर था, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है साथियों? धौलपुर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। और राजस्थान का लिंगानुपात है कितना? तो 928 है। ग्रामीण 933 है, शहरी 914 है, और 0 से 6 आयु वर्ग में 888 लिंगानुपात है, कम धौलपुर है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 के दौरान राज्य में कुल जनसंख्या में प्रतिशत दशकीय परिवर्तन कितना हुआ? दशकीय वृद्धि दर बतानी है कि राज्य के 2011 के आंकड़ों में कितनी जो है वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी। बताइए कितनी? 21.3% की। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर है, जैसलमेर है, कम वाले गंगानगर व झुंझुनू है, और ज्यादा बाड़मेर व जैसलमेर है, कम गंगानगर व झुंझुनू है। और राजस्थान में वृद्धि दर है कितनी? तो 21.3% है। नेक्स्ट, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व थे? अब देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले जयपुर, भरतपुर, दौसा है। जयपुर, भरतपुर, दौसा है। जयपुर, भरतपुर का घनत्व 500 से अधिक था। जयपुर व भरतपुर का 500 से अधिक था। और 100 से कम वाले 3 थे, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जिनका घनत्व 100 से कम है। और 500 से अधिक वाले 2 है, जैसलमेर व भरतपुर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? यानी कि एसटी का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला बताना है। देखो, एक आइडिया रखना, एसी ज्यादा उत्तरी राजस्थान में, कम दक्षिणी राजस्थान में। एसटी ज्यादा दक्षिणी राजस्थान में, कम उत्तरी राजस्थान में। बस एक आइडिया, क्षेत्र याद रखिएगा, अपने आप कवर हो जाएगा। एसी ज्यादा उत्तरी राजस्थान में है, कम दक्षिणी राजस्थान में है। एसटी ज्यादा दक्षिणी राजस्थान में है, कम उत्तरी राजस्थान में है। तो परसेंटेज वाला जो कम है ना, वो बीकानेर व नागौर है। एसटी का सबसे कम परसेंटेज कहां पर है? बीकानेर व नागौर के अंदर है। उसके बाद में नेक्स्ट, राजस्थान की जनगणना 11 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? पहचान करनी है। जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% है, ज्यादा बाड़मेर में, कम गंगानगर झुंझुनू में। लिंगानुपात 982, ये गलत है ना, क्योंकि 928 लिंगानुपात है, 82 नहीं है।
कुल साक्षरता 61.11% है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में रहती है, सही है, कम जैसलमेर में रहती है, तो इसका ये भी सही था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो अपना 2 नंबर था ये यहाँ पर इसका गलत था, क्योंकि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जो है वो 928 है, 982 नहीं है। 2 नंबर इसका ऑप्शन सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में किस में 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से, जिनका घनत्व 100 से कम है? 3 ही तो है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, है ना। जैसलमेर का कितना है? 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, तीनों का 100 से कम है। और 500 से अधिक वाले 2 थे, जयपुर व भरतपुर। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत यानी कि एसटी का जो परसेंटेज है वो 2011 की जनगणना में कितना है, ये अपने को बताना है। 17.8 एससी है और 13.5 जो है वो एसटी है, 13.5%। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान में कब अंकित की गई थी, ये अपने को यहां पर बताना है। 61 से 71 वाले दशक के अंदर भारत में और 81 वाले दशक में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अंकित की गई थी। नेक्स्ट, यानी कि 81 जनगणना के जो आंकड़े आए थे ना, उसके अंदर 71-81 के बीच में वृद्धि हुई थी, तो आंकड़ा 81 की जनगणना का था। डाउट मत रखना, 71-81 मतलब 81 वाली जनगणना में आंकड़ा आया था, तो 81 जनगणना ही मानेंगे। 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? लगभग याद रखो 75-25, 75 ग्रामीण है और 25 नगरीय जनसंख्या है ना। 24.9% है, 24.9% है। तो बाकी जो है वो अपने शहरी ग्रामीण जनसंख्या है। तो ग्रामीण और शहरी का जो रेशो होगा वो लगभग 75 और 25 का होगा। 75 ग्रामीण है, 25 शहरी है, लगभग एक अनुपात है, आइडिया है। तो ये राजस्थान जियोग्राफी के प्रश्न थे। आंसर की है तो सही सही जल्दी से आंसर आपको बताए हैं, ताकि आपका भी समय खराब ना हो, और बीच में अगर कई बार टेस्ट में कोई करेक्शन हो जाती है जिसमें आपका डाउट रहता है, तो वो डाउट आपका ना हो, है ना। बस इसलिए आंसर की अपने यूट्यूब पर करवाते हैं कि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो, आपका एग्जाम बहुत पास में है। तो बिल्कुल भी 1% भी अपने को टेंशन नहीं रखनी। जो प्रश्न आता है बस वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता, उसको लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हिस्ट्री के प्रश्न है तो बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो अपने जो लेवल फर्स्ट के जो टेस्ट सीरीज के अंदर जो प्रश्न आए थे उनका अपने व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार के आपके जो इसका आंसर जो है वो किस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहला अपना इतिहास का जो प्रश्न आता है, इस इतिहास का जो सबसे पहला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान के आक्रमण के समय रणथंभौर का राजा था। रजिया सुल्तान ने जब आक्रमण किया था उस समय रणथंभौर का राजा कौन था? तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि रजिया सुल्तान कौन थी। रजिया सुल्तान कौन सी थी? हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दिल्ली सल्तनत। अपने भारत के इतिहास के अंदर हम सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। और जो दिल्ली सल्तनत है इसकी शुरुआत जो है वो मुख्य रूप से 1206 के अंदर होती है। 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। और इस समय सबसे पहला जो वंश आया था उस वंश का नाम था गुलाम वंश। कौन सा वंश था? गुलाम वंश था। कौन सा वंश था? तो गुलाम वंश था। और ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 वंश थे। एक गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और उसके बाद में कौन सा वंश आया था? तो लोदी वंश आया था। तो इस जो गुलाम वंश था, इस गुलाम वंश के जो पहले राजा थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश के जो पहले राजा थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक के बाद में अगला जो महत्वपूर्ण राजा हुआ था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो है, इस इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री जिसका नाम था रजिया,
इस रजिया सुल्तान को अपना क्या बनाया था? उत्तराधिकारी बनाया था। इल्तुतमिश जो है इसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? तो अपना उत्तराधिकारी जो है वो रजिया सुल्तान को बनाया था। और रजिया सुल्तान 1236 के अंदर जो है वो राजा बनती है। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक का जो समय है वो किसका है? रजिया सुल्तान का है। आप रजिया सुल्तान के लिए एक बात ये भी ध्यान रखना कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। और इस रजिया सुल्तान ने जब रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया था उस समय रणथंबोर का राजा कौन था? तो रणथंबोर का राजा जो है इसमें हमीर देव चौहान था, या बल्हण देव था, या गोविंद राज था, या बागभट था। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा रहेगा? तो सही उत्तर रहेगा बागभट। रजिया सुल्तान के आक्रमण के समय जो रणथंबोर का राजा था उस राजा का नाम क्या हो जाएगा? तो बागभट हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। आपका जो अगला प्रश्न आता है ये जो आपका 20 नंबर प्रश्न है ये रहा आपके सामने। ये देखिए, विजयादित्य नामक जो कवि है वो किस राजा के दरबार के अंदर रहा करता था? विजयादित्य नाम का जो कवि है वो किस राजा के दरबार में रहा करता था? देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो हमीर देव। पहला कौन सा है? हमीर देव। उसके बाद में विग्रह राज, उसके बाद में पृथ्वी राज, उसके बाद में कौन सा है? तो सोमेश्वर है। कौन सा है? सोमेश्वर है। इसमें आपको बताना है कि विजयादित्य नामक जो कवि है वो किस राजा के दरबार के अंदर रहा करता था। अपने तब तक थोड़ी इसकी बात करते हैं। तो इसमें हमीरदेव चौहान दे रखा है। इस हमीरदेव चौहान का समय कितना था? तो हमीरदेव चौहान 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक का जो समय है वो किसका आता है? हमीरदेव चौहान का। हमीरदेव चौहान रणथंबोर के एक महान राजा हुए थे। रणथंबोर के महान राजा कौन हुए थे? हमीरदेव चौहान हुए थे, जिनका समय 1282 से लेकर 1300 कितना आता है? 1 आता है। एक विग्रह राज यहाँ पे नाम लिखा। अपने 2 विग्रह राज महत्वपूर्ण है चौहानों में। एक तो विग्रह राज सेकंड महत्वपूर्ण है। कौन सा? विग्रह राज सेकंड जो है ये महत्वपूर्ण है। और एक विग्रह राज चतुर्थ जो है ये महत्वपूर्ण है। विग्रह राज सेकंड के समय की अगर महत्वपूर्ण बात करें तो विग्रह राज सेकंड जो था इसका काल प्रारंभिक चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। और साथ में प्रारंभिक चौहानों में सबसे जो प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी जो राजा था जिसका नाम क्या था? तो विग्रहराज सेकंड था। विग्रहराज सेकंड था। और जो विग्रहराज चतुर्थ है, अगर विग्रहराज चतुर्थ की बात की जाए तो विग्रहराज चतुर्थ एक महान राजा हुए थे जिनको हम विशल देव के नाम से भी जानते हैं। और जो विग्रहराज चतुर्थ है इनका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। अजमेर के चौहानों का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ का काल कहलाता है। ये वही विग्रहराज चतुर्थ है जिन्होंने सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसे मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक क्या बनाई थी? मस्जिद, जो अपने राजस्थान की प्रथम 16 खंभों की क्या है? मस्जिद है। उसके बाद में एक यहाँ पे पृथ्वीराज नाम दे रखा है। पृथ्वीराज, एक तो पृथ्वीराज हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, एक तो अपने को पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है ये अपना महत्वपूर्ण था, और एक पृथ्वीराज चौहान सेकंड जो था ये महत्वपूर्ण था। पृथ्वीराज चौहान सेकंड की अगर बात की जाए तो इसके समय का एक अभिलेख आता है जिसका नाम था हांसी अभिलेख। कौन सा? हांसी अभिलेख। हांसी अभिलेख जो है वो पृथ्वीराज सेकंड के समय का है। और पृथ्वीराज तृतीय चौहान तृतीय जो थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये वो राजा है जिसने 1191 और 1192 में कौन से युद्ध किए थे? तो तराइन के युद्ध किए थे। उसके बाद में एक यहाँ पे सोमेश्वर नाम दे रखा है। तो जो सोमेश्वर चौहान थे ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इनके पिता थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता जिनका नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। और अपने चौहानों की जानकारी वाला एक अभिलेख आता है जिसका नाम आता है बिजोलिया। कौन सा? बिजोलिया अभिलेख। और जो बिजोलिया अभिलेख है ये किसके समय का है? तो बिजोलिया अभिलेख सोमेश्वर चौहान के समय का है, जो कब लिखा गया था? तो 1170 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। 1170 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। तो इसमें
आपका सही उत्तर कौन सा होगा कि विजयादित्य नामक कवि किस राजा के दरबार में रहता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमीरदेव चौहान के दरबार के अंदर रहा करता था। हमीरदेव चौहान के दरबार में कौन रहता था? तो हमीरदेव चौहान के दरबार में जो है वो कौन रहता था? विजयादित्य रहता था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमीरदेव चौहान के विश्वासघाती सेनापति रणमल व रतिपाल की हत्या किसने करवाई थी? अब देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था, इस अलाउद्दीन खिलजी जिसका समय आता है 1296 से लेकर 1316, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 के अंदर अपने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था? रणथंबोर के ऊपर आक्रमण। वैसे तो मुख्य रूप से ये सेना लेकर तो 1300 ईस्वी के अंदर आ जाता है, 1300 ईस्वी में सेना लेकर आ गया था और इसने रणथंबोर के दुर्ग के चारों ओर क्या बना लिया था? घेरा बना लिया था। लेकिन अपने राजपूतों की एक परंपरा रही है कि राजपूत दुर्ग का दरवाजा नहीं खोलते थे। जब तक दुर्ग में अनाज और जल की कमी न आ जाए तब तक ये दुर्ग का दरवाजा नहीं खोलते थे। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे 1 वर्ष तक अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के चारों ओर घेरा बनाए रखता। अंत में उसने एक चाल खेली, और चाल ये खेली कि रणमल और रतिपाल जो थे उनको दुर्ग का लालच दिया गया, और रणमल और रतिपाल को कहा गया कि आप इस पानी के अंदर और साथ में जो अनाज है इसमें गाय की हड्डियों का चूरा मिला दो, इसमें मांस मिला दो, गाय का रक्त मिला दो। जिसके कारण सैनिकों ने जो खाना खाने से इनकार कर दिया और पानी पीने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो जो सबसे बड़े विश्वासपाती जो अपने दुश्मन थे, विरोधी जो थे, जिन्होंने विश्वासघात किया था, वो कौन थे? रणमल और रतिपाल थे। ये किसकी तरफ मिल गए थे? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो है, जब ये अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिले तो अलाउद्दीन को लगा कि यार जो अपने स्वामी के नहीं हो सके, जो अपने राजा के नहीं हो सके, वो अपने क्या होंगे? जो अपने राजा के नहीं हुए वो अपने क्या होंगे? इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इनकी क्या करवा देते हैं? हत्या करवा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी क्या करवा दी थी? हत्या करवाई थी। तो प्रश्न क्या है कि हमीरदेव चौहान के विश्वासघाती सेनापति रणमल व रतिपाल की हत्या किसने करवाई थी? तो रणमल और रतिपाल की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न, हमीरदेव चौहान रणथंबोर का शासक कब बना था? हमीरदेव चौहान रणथंबोर का शासक कब बना था? तो हमीरदेव चौहान रणथंबोर का जो राजा है ये बनता है 1282 के अंदर। हमीरदेव चौहान रणथंबोर का राजा कब बना था? तो 1282 में बना था। और 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक का जो काल है वो किसका आता है? हमीरदेव चौहान का आता है। कहां पर? रणथंबोर के। इस हमीरदेव चौहान ने, इसके पिता थे जिनका नाम था जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह ने अपने जीवन काल में 32 वर्ष तक शासन किया था। और 32 वर्ष शासन किया। इस जेत्र सिंह के लिए हमीरदेव ने 32 खंभों की क्या बनाई थी? छतरी बनाई थी। 32 खंभों की छतरी बनाई थी। 32 खंभों की क्या बनाई थी? छतरी बनाई थी। जिस छतरी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। न्याय की छतरी कहा जाता है। 32 खंभों की जो छतरी बनाई थी, जिस छतरी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। तो हमीरदेव चौहान रणथंबोर का शासक कब बना था? तो 1282 के अंदर। कब बना था? 1282 के अंदर बना था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण सिंह, गोविंदराज, उदय सिंह और कीर्तिपाल। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक पूछा है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जालोर जो है, इस जालोर के अंदर पहले एक बाबा जी रहा करते थे जिनका नाम था, एक ऋषि थे जिनका नाम था जाबाला ऋषि। कौन से ऋषि थे? जाबाला ऋषि थे। यहाँ पे एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था जाबाला ऋषि। और जाबाला ऋषि के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया था? जाबालीपुर पड़ गया था। क्या पड़ गया था? जाबालीपुर पड़ गया था। जाबाला ऋषि के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? जाबालीपुर पड़ा था। और वर्तमान में जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया है? जालोर पड़ गया। क्या? जालोर। और जालोर के अंदर चौहान वंश की नींव कीर्तिपाल चौहान ने रखी थी। कीर्तिपाल चौहान ने रखी थी। 1181 ईस्वी की बात है। वीर नारायण व कुंतपाल को हराकर, वीर नारायण व कुंतपाल को हराकर इन्होंने जालोर के अंदर किस वंश की नींव रख दी थी? चौहान वंश की नींव रखी थी। और कीर्तिपाल चौहान को मुहणोत नैणसी ने क्या कहा था? कीर्तिपाल चौहान को मुहणोत नैणसी जो है, इस मुहणोत नैणसी ने कहा था कि तू एक महान राजा, कि तू महान राजा, कि तू महान राजा। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मुहणोत
नैन्सी ने किसको कहा था? कीर्तिपाल चौहान को कहा था। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लक्ष्मण सिंह का नाम दे रखा है, जिसने 960 ईस्वी में नाडोल में किस वंश की नींव रखी थी? चौहान वंश की नींव रखी थी। एक गोविंदराज जिसने 1194 में रणथंभौर के अंदर किस वंश की नींव रखी थी? चौहान वंश की नींव रखी थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? कीर्तिपाल चौहान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है वो जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो हमें सीधा सा ही पता चल रहा है इस प्रश्न से। पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है ये जयानक ने लिखा था। किसने लिखा था? जयानक ने लिखा। पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? जयानक ने लिखा था। जयानक। और साथ में पृथ्वीराज कौन से वंश का राजा? तो पृथ्वीराज जो है वो अजमेर के चौहान वंश का राजा था। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने लिखा था। किसने लिखा था? नयनचंद्र सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हमीर महाकाव्य लिखा था। तो ये रणथंभौर का था हमीर देव। प्रबंध चिंतामणि और इसके अलावा जो है वो कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा था। किसने लिखा था? पद्मनाभ ने लिखा था। तो निम्न में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है? तो सीधा सा हमें पता ही चल रहा है कि कन्नड़देव जो थे वो कौन से वंश के थे? तो जालोर के चौहान वंश के थे। तो कन्नड़देव प्रबंध जो है ये हमें जालोर के राजाओं की उपलब्धियों के बारे में बताता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न देखो। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय कन्नड़देव चौहान के साथ विश्वासघात किसने किया? कन्नड़देव चौहान के साथ में विश्वासघात किसने किया? भाई एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई विदेशी या फिर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता है किसी राज्य के ऊपर, उस राज्य का ही कोई व्यक्ति होता है जो उसके साथ में विश्वासघात करता है और वो विरोधी की तरफ मिल जाता है, जिसकी वजह से वो दुर्ग के गुप्त रास्ते बता देता है, राजा की कमजोरी बता देता है। तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है और ऐसा ही जालोर के अंदर भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने कि जालोर आक्रमण के समय कन्नड़देव चौहान के साथ में विश्वासघात किसने किया था? इसमें बावले पंवार का नाम दिया। किसका? बावले पंवार का। जेता देवड़ा का नाम दिया है, रणमल का नाम दिया है और बिक्का दहिया का नाम दिया। तो बावले पंवार था, इसने 1308 में अलाउद्दीन ने जब सिवाना पर आक्रमण किया था और उस समय सिवाना के जो प्रशासक थे जिनका नाम था सातल देव, इन्होंने किसके साथ में विश्वासघात किया था? सातल देव के साथ में विश्वासघात किया। रणमल ने मोकल की हत्या, मेवाड़ के महाराणा मोकल की हत्या करने वाला मारवाड़ का राजा रणमल था। इसने चाचा मेरा और महपा पंवार से 1433 के अंदर मोकल की हत्या करवाई थी। और बिक्का दहिया है जिसने अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गया था और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिला, इसका मतलब कन्नड़देव के साथ में क्या कर रहा है? विश्वासघात कर रहा है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? बिक्का दहिया। तब इसने विश्वासघात किया और विश्वासघात किया, युद्ध में केसरिया और जोहर हो गया, जालोर में साका हो गया। इसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगा था और इसकी पत्नी का नाम था हीरा देवी। इस हीरा देवी ने भाई साहब को सलटा दिया था कि आप जैसा पति नहीं चाहिए जो अपने स्वामी तक का नहीं हो सका, इसलिए ये इसको क्या कर देती है? खत्म कर देती। तो बिक्का दहिया था जिसने किसके साथ में विश्वासघात किया था? तो बिक्का दहिया ने कन्नड़देव चौहान के साथ में विश्वासघात किया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? निम्न में से कौन सा शासक जो है वो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? इसमें देखिएगा, देखो इसमें एक तो आपका उदय सिंह दे रखा और उदय सिंह का तो हम जिक्र करते हैं कि उदय सिंह चौहान वंश के राजा थे। कौन से चौहान वंश के? तो जालोर के चौहान वंश के राजा थे। ये उदय सिंह वही है जिसने मेवाड़ वालों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाया था। अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जो है वो जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ में करवाया। कीर्तिपाल चौहान तो संस्थापक ही है। इसके अलावा समर सिंह जो है ये भी कहां का राजा था? जालोर का। इसका मतलब जालोर का राजा कौन नहीं था? वत्सराज, क्योंकि वत्सराज प्रतिहार वंश का राजा है। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा थे जिनका नाम क्या था? वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा कौन थे? तो वत्सराज थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला
27 नंबर प्रश्न है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। चंद्रवंशी बताया है, ब्राह्मण बताया है, यदुवंशी बताया और सूर्यवंशी बताया। तो हमीर महाकाव्य नामक जो ग्रंथ है उसमें चौहानों को क्या बताया गया है? तो चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया? सूर्यवंशी बताया। और चौहानों को सूर्यवंशी किसमें बताया है? तो देखिएगा, एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है हमीर रासो। हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो। इसके अलावा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हमीर महाकाव्य। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। चौहान प्रशस्ति, चौहान प्रशस्ति। विग्रहराज चतुर्थ अभिलेख, विग्रहराज चतुर्थ अभिलेख, विग्रहराज चतुर्थ अभिलेख। और इसके अलावा बेदड़ा अभिलेख भी आता है, बेदड़ा अभिलेख। ये चौहानों को क्या बताते हैं भाई? तो ये सूर्यवंशी बताते हैं। सारे के सारे क्या बताते हैं? सूर्यवंशी बताते हैं। तो प्रश्न क्या था कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? तो चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बंटवाड़ा के युद्ध के समय कोटा का राजा था। बंटवाड़ा के युद्ध के समय कोटा का राजा था। बंटवाड़ा के युद्ध के समय कोटा का राजा कौन था? तो देखिए, बंटवाड़ा के युद्ध के समय में कोटा का राजा शत्रुशाल हाड़ा था। कौन था? शत्रुशाल हाड़ा था। बंटवाड़ा के युद्ध जो हुआ था 1761 के अंदर। कब हुआ था? 1761 में। और किसके साथ में होता है? तो एक तो अपने आमेर के राजा थे जिनका नाम था माधो सिंह। क्या नाम था? माधो सिंह। आमेर के राजा जिनका नाम था माधो सिंह। और माधो सिंह और किसके मध्य हुआ था? तो माधो सिंह और शत्रुशाल, शत्रुशाल हाड़ा के मध्य कौन सा युद्ध होता है? बंटवाड़ा का। मुख्य रूप से तो शत्रुशाल का एक सेनापति गया था जिसका नाम था झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह गया। तो बंटवाड़ा का जो युद्ध हुआ था 1761 में, इस समय कोटा का राजा कौन था? तो कोटा का राजा शत्रुशाल हाड़ा था। कोटा का राजा कौन था? शत्रुशाल हाड़ा था। मुकुंद सिंह हाड़ा, मुकुंद सिंह हाड़ा जो है, इसमें ध्यान रखना कि मुकुंद सिंह हाड़ा धर्मत के युद्ध में मारा गया था। कौन से? धर्मत के युद्ध में मारा गया था। धर्मत के युद्ध के अंदर कौन मारा जाता है? मुकुंद हाड़ा मारा जाता है। और साथ में मुकुंद सिंह हाड़ा जो है, जिसने अबला मीणी का महल बनाया था। अबला मीणी का महल बनाया था। और अबला मीणी का महल जो है, इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। और इसके अलावा उमेद सिंह जो है, इस उमेद सिंह ने अंग्रेजों के साथ में क्या की थी? संधि की थी। और भीम सिंह, ये भीम सिंह कोटा का वह राजा है जिसने फर्रुखशियर के कहने पर, किसके कहने पर? फर्रुखशियर के कहने पर, फर्रुखशियर के कहने पर किस पर अधिकार कर लिया था? बूंदी पर अधिकार कर लिया। फर्रुखशियर के कहने पर ये किसके ऊपर अधिकार करता है? तो बूंदी के ऊपर अधिकार कर लेता है। किसके कहने पर? फर्रुखशियर के कहने पर। कौन? भीम सिंह। और भीम सिंह श्री कृष्ण का तकड़े वाला भक्त था भाई। और इसने कोटा का नाम बदल के नंदग्राम कर दिया था। नंदग्राम कर दिया था। कोटा का नाम बदल के क्या कर दिया था? नंदग्राम कर दिया था, क्योंकि ये श्री कृष्ण का क्या था? तकड़ा भक्त था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? सीकर में स्थित जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें आपके सामने एक ऑप्शन है विशलदेव, एक अर्णोराज, एक पृथ्वीराज प्रथम, एक विग्रहराज द्वितीय। कि हट्टड़ जो राजा है, ये हट्टड़ नाम का जो राजा है, वो किस शासक का मंत्री था? तो हट्टड़ नाम का राजा, देखो विशलदेव तो मैंने पहले ही बता दिया कि किसको कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ, इनको विशलदेव कहा जाता है। अर्णोराज अन्ना जी, जिसने अन्ना सागर झील का निर्माण चंद्रा नदी का जल रोक कर करवाया था। तो ये कौन सा हो जाएगा? अर्णोराज या अन्ना जी। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम और विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय जिसका काल प्रारंभिक चौहानों का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। और प्रारंभिक चौहानों में ये क्या है? प्रतापी राजा है। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या रहेगा कि हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम। और जीर्ण माता का मंदिर जो है ये आपका हो जाएगा कछोर रेवासा सीकर, कछोर रेवासा सीकर के अंदर।
कछोर रेवासा सीकर में कौन सी माता का मंदिर बना है? तो जीण माता का मंदिर बना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम, गुवक प्रथम, अर्णोराज और वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जो है इसे चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। वासुदेव चौहान ने सपाद लक्ष्य वाले क्षेत्र में 551 ईस्वी को किस वंश की नींव रखी थी? चौहान वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? तो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो वासुदेव चौहान को तो चौहानों का संस्थापक कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं और मूल पुरुष कहते हैं। सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया कि चौहानों का आदि पुरुष कौन है? तो कौन हो जाएगा? वासुदेव चौहान। अपना प्रश्न ये है कि चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने करवाया था। और साथ में गुवक प्रथम जो है इसके समय से पहले चौहान जो थे वो प्रतिहारों के अधीन थे। किसके अधीन थे? प्रतिहारों के अधीन थे। और वो गुवक प्रथम ही था जिसने प्रतिहारों की अधीनता को भी क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। प्रतिहारों की अधीनता को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। वो राजा कौन था? तो वो राजा गुवक था। अगला प्रश्न देखिएगा। चौहान वंश के किस राजा की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्ट देव महादेव के सामने 1000 दीपक जलाती थी? तो ये एक तो दिया है कर्पूरी देवी, एक इंचिनी, एक सोमलेखा, इसका नाम तो सोमलेखा है भी, और रुद्राणी या आत्मप्रभा। अपने चौहानों में एक राजा हुआ था जिसका नाम था, इसका जो नाम था वो था चंदन राय। क्या नाम था? चंदन राय। अपने चौहानों में एक राजा था जिसका नाम क्या था? चंदन राय। क्या नाम था? चंदन राय था। और चंदन राय जो है इसकी पत्नी जिसका नाम था रुद्राणी या आत्मप्रभा। क्या नाम था? रुद्राणी या आत्मप्रभा। और ये रुद्राणी या आत्मप्रभा जो है ये योग क्रिया में निपुण थी। कौन सी क्रिया में? योग क्रिया में निपुण थी। और भाई अगर योग क्रिया में निपुण है तो ये कितने दीपक जला सकती है? 1000। बाकी डेली रोज का 1000 दीपक जलाना बहुत औखा है। तो ये प्रतिदिन रोज का काम था इसका। अपने तो घरों में एक दिया करते हैं और वो भी एक दिन करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि यार भाई कोई और कर दे तो अच्छा हो जाए, रोज मेरे को सेका जाता है। तो यहाँ पे जो रुद्राणी या आत्मप्रभा है ये चंदन राय की पत्नी थी और ये प्रतिदिन महादेव के सामने 1000 दीपक जो है ये जलाया करती थी। कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी कौन थी भाई? तो कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी। सोमलेखा जो है ये अपने जो अजय राज चौहान आते हैं, इस अजय राज चौहान की क्या थी? पत्नी थी सोमलेखा। इंचिनी, ये इंचिनी वो है जिसको लेकर गुजरात और पृथ्वीराज चौहान जो है इनके मध्य संघर्ष हुआ था। तो ऑफलाइन में तो इसकी कहानी भी होती है, बढ़िया खतरनाक कहानी भी इसकी। आगे देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न क्या रहेगा? इसमें देखिए, किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? गुवक प्रथम, चंदन राय, वाकपति राज और दुर्लभ राज। इनमें से बताना यह है कि किस चौहान राजा की जो जानकारी है, किस चौहान राजा की जो अपने महाराज की उपाधि जो है वो किस इस शिलालेख हर्षनाथ शिलालेख के अंदर मिली है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें से देखिएगा, गुवक प्रथम के बारे में आपको बता दिया, चंदन राय के बारे में बता दिया, और जो वाकपति राज था, इस वाकपति राज जो है, इस वाकपति राज की हमें जो महाराज की उपाधि है ये कहां से मिलती है? हर्षनाथ शिलालेख से मिलती है। कौन से शिलालेख से मिलती है? तो हर्षनाथ शिलालेख से किसकी उपाधि जो है महाराज की उपाधि मिलती है? तो वाकपति राज की। और इसी का पुत्र था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह ने 960 ईस्वी में नाडोल के अंदर किस वंश की नींव रखी थी? चौहान वंश की नींव रखी थी। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना सागर झील का निर्माण सीधा सीधा दे रखा है, अन्ना जी ने अन्ना सागर झील बनाई। अन्ना जी ने क्या बनाई थी? अन्ना सागर
झील बनाई थी। अन्ना जी ने अन्ना सागर झील का निर्माण कौन सी नदी का जल रोक कर करवाया था? चंद्रा नदी का। अन्ना जी सुबह सुबह उठकर नहाने के शौकीन थे। सुबह सुबह उठते क्या करते? स्नान करते, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, ये उठकर स्नान करते थे। तो स्नान करने के लिए इसने सोचा कि एक झील ही बना दी जाए, और ये क्या कर देता है? झील बना देता है। उस झील का नाम क्या था? अन्ना सागर झील था। ये जो अन्ना सागर झील है, इस अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर जो है, जहांगीर ने दौलतबाग या इसी को क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसी अन्ना सागर झील के किनारे जो सांझा है, ये सांझा 5 बहारेदरी छतरी बनाता है। बहारेदरी छतरी बनाता है। सांझा कितनी बहारेदरी छतरी बनाता है? 5। इसी झील के किनारे जो नूरजहां थी, नूरजहां, इसको तो सभी जानते हो भाई, ये बड़ी खतरनाक लुगाई थी। नूरजहां की माता जिसका नाम था अशमत बेगम, अशमत बेगम। और अशमत बेगम जो है, इसने यहां पर गुलाब से क्या निकाला था? इत्र निकाला था। गुलाब से क्या निकाला था? इत्र निकाला था। अशमत बानो बेगम ने अन्ना सागर झील के किनारे गुलाब से क्या निकाला था? इत्र। तो बताइए कि राजस्थान की नूरजहां किसको कहा जाता है? राजस्थान की नूरजहां गुलाब राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुलाब राय को कहा जाता है। अन्ना जी जो थे, ये सुबह सुबह उठकर नहाने के शौकीन थे, तो इसने कौन सी झील बनाई? तो अन्ना सागर झील। और आदमी स्नान करने के बाद में क्या करता है भाई? पूजा करता है। तो पूजा करने के लिए क्या होना चाहिए? मंदिर होना चाहिए। तो इसने पुष्कर में क्या बनाया था? पुष्कर में वराह मंदिर बनाया। पुष्कर में कौन सा मंदिर बनाया था? वराह मंदिर बनाया। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अन्ना जी हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पूछा है। और तराइन के प्रथम युद्ध में देखिएगा 1191, 1192, 1194 और 1996। इसमें देखो 1191 जो है, यहां पर होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का प्रथम युद्ध जो था, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस मोहम्मद गोरी के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज की विजय होती है। तराइन का जो दूसरा युद्ध था, ये 1192 में, और इसमें भी सेम पृथ्वीराज और गोरी थे, और ये युद्ध अनिर्णायक रहा। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी और जयचंद गहदवाल लड़े थे, और इस युद्ध के अंदर पुनः मोहम्मद गोरी की विजय होती। अब आप सोचोगे कि सर, जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर तो ये बताया गया है कि जो मोहम्मद गोरी था, इस मोहम्मद गोरी को अंधा पृथ्वीराज खत्म कर देता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी जब इसको बंदी बनाकर, पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी लेकर जाता है, तो उस पृथ्वीराज का एक मित्र था, एक दरबारी कवि भी था, जिसका नाम था चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई वहां जाकर कहता है कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज ने तीर चलाया था, और इस तीर की वजह से मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो कहानी है, ये वास्तव में झूठ है बिल्कुल भी, क्योंकि जयचंद विद्यालंकर नाम का कोई व्यक्ति था, और जयचंद विद्यालंकर ने कहा था कि पृथ्वीराज रासो की घटना जो है, ये चंदू खाने की गप है। और गोपीनाथ शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि मध्यकाल में चारण और भाटों की, दशरथ शर्मा कहते हैं कि मध्यकाल में चारण और भाटों की चाटुकारी प्रवृत्ति का क्या है? प्रमाण है। चाटुकारी प्रवृत्ति का क्या है? प्रमाण है। उसके बाद में देखिएगा, जो तराइन का प्रथम युद्ध है, ये पूछा है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्न में से पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन सा हो जाएगा? बाण भट्ट, जयानक, हरिराज और रामानुज। तो भाई कौन सा हो जाएगा? जयानक, जिसने ग्रंथ कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज विजय लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है, वो किसने लिखा था? जयानक ने लिखा था। और अगला जो प्रश्न है, जिसका नाम है, जो प्रश्न है कि भाई पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? ये बात तो वास्तव में हिंदी की है, लेकिन एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर होगा 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, और 69 प्रकार के सर्ग का क्या किया है? प्रयोग किया है। कौन से ग्रंथ के अंदर? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर, जिसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई, ये इसके क्या है? रचयिता। अगला जो प्रश्न है आपका कि पृथ्वीराज व गुजरात के भीमदेव चालुक्य के मध्य संधि किसने करवाई थी? इस पृथ्वीराज व गुजरात के भीमदेव चालुक्य के मध्य एक राजकुमारी थी,
जिसका नाम था इंचिनी। इंचिनी, और इस इंचिनी को लेकर इनमें विवाद हुआ था। गुजरात और अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय में संघर्ष हुआ था, और उस संघर्ष के बाद में एक प्रतिहार राजा था जिसका नाम था जगदेव प्रतिहार। इस जगदेव प्रतिहार ने इनमें क्या करवाई थी? संधि करवाई थी। तो आपके इतिहास के प्रश्न यहां पर समाप्त होते हैं, और जो आगे के कल्चर के जो प्रश्न है वो कल्चर वाले गुरुजी करवाए। नमस्कार सभी को। कला संस्कृति से संबंधित अपने जो क्वेश्चन है उनको अपने सॉल्व करेंगे, जो टेस्ट सीरीज से संबंधित अपने। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? भोग लीला, चूंप, टोंटी, पीपल पत्रा। तो ध्यान रखना, चूंप कहलाता है। क्या कहलाता है? चूंप कहलाता है। चूंप जो है ये दांत से संबंधित, ध्यान रखना कि आभूषण रहता है, और दांत से संबंधित आभूषणों को अपने ध्यान रखना क्या कहा जाता है? रखन भी कहा जाता है। ठीक है, रखन है। एक ध्यान रखना कि मेखला क्या रहता है? एक मेखला रहता है, मेखला रहता है। और एक कौन सा है? चूंप है। टोंटी जो आभूषण है ये ध्यान रखना कान का है। पीपल पत्रा भी किसका है? कान से संबंधित अपने आभूषण रहता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तिमणिया, ठूसी, आंवला, कांठला। तो ध्यान रखना, तिमनिया गले में पहना जाता है, ठूसी भी गले में पहन जाता है, कांठला भी गले में पहन जाता है, लेकिन आंवला गले में नहीं पहना जाता। तो आंवला जो आभूषण है वो गले का आभूषण नहीं है। मिर्जाई, दुतई और डगला किस प्रकार के हैं? पगड़ी के हैं, लहरिये के हैं, अंगरखी के हैं, धोती के प्रकार है? तो अंगरखी के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? अंगरखी के प्रकार माने जाते हैं। राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? तो तारा भात की ओढ़नी किससे संबंधित मानी जाती है? तो ध्यान रखना, आदिवासी महिलाओं से संबंधित मानी जाती है। और आदिवासी महिलाओं से संबंधित कई ओढ़नियां हैं, जैसे केरी भात की ओढ़नी है, केरी भात से संबंधित ओढ़नी है। एक कटकी रहती है, कटकी जो है इसे पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है, पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है। कटकी या पावली भात की जो ओढ़नी है वो आदिवासी में कुंवारी लड़कियों के द्वारा, ध्यान रखना, ओढ़ी जाती है। नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन है ये रहता है, राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा क्या रहता है? राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? जूट पट्टी है, कच्ची मिट्टी के खिलौने हैं, मोटी सूती शॉल है, हस्त निर्मित कागज है। तो मोटी सूती शॉल है। हस्त निर्मित कागज जो है वो राजस्थान में, ध्यान रखना, सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर। कच्ची मिट्टी के जो खिलौने हैं इनके लिए राजस्थान में अपने मेड़ता नागौर प्रसिद्ध है। इसके अलावा ध्यान रखना कि मिट्टी के खिलौनों के लिए बुन रावता गांव नागौर भी प्रसिद्ध है। ठीक है। राजस्थान में दामनी क्या है? एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का लोकगीत है, एक प्रकार की ओढ़नी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना कि एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार माना जाता है। किसका प्रकार है ये? ओढ़नी का प्रकार माना जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो नांदना या नांदड़ा पहना जाता है राजपूत महिलाओं द्वारा, राजपूत महिलाओं द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा, वैश्य जाति की महिलाओं द्वारा, ब्राह्मण जाति की महिलाओं द्वारा। तो ध्यान रखना आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। नांदना जो है आदिवासी महिलाओं का सबसे क्या माना जाता है? प्राचीनतम वस्त्र के रूप में माना जाता है। कणकती नाम आभूषण पहना जाता है गले में, कमर में, बाजू में, सिर में। तो कमर पे पहना जाता है कणकती। ध्यान रखना कि अपने कमर में कंडोरा भी पहना जाता है, करधनी भी पहना जाता है। ठीक है, इन आभूषणों को अपने ध्यान रखना कमर से संबंधित आभूषण माने गए हैं। नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन है, विवाह उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी बांधी जाती है? तो विवाह उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी को बांधा जाता है? लहरिये की, मोठड़े की, चीरा की, फेंटा की। तो ध्यान रखना मोठड़े की पगड़ी बांधी जाती है। मोठड़ा जो है वो राजस्थान के अंदर मारवाड़ क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मोठड़ा जोधपुर क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। किस अवसर पर? मांगलिक अवसर पर। लहरिया जो है वो राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। कौन सा लहरिया सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो समुद्र लहर का लहरिया जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये कला संस्कृति से संबंधित अपने क्वेश्चन इतने रहते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चनों की सीरीज में और आगे अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन संख्या है 76। दिया हुआ है राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां लगाया जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने अगर हम देखें तो राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो है वह है दानपुर नामक स्थान, और दानपुर अगर हम देखें किस जिले में है, बांसवाड़ा जिले में है, यहां लगाया जा रहा है। तो राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट अगर हम देखें तो कहां लगाया जा रहा है, दानपुर बांसवाड़ा में। रावतबाटा के बाद अगर हम देखें बांसवाड़ा जो जिला है, बांसवाड़ा में न्यूक्लियर प्लांट भी लगाया जा रहा, काफी चर्चा में रहने वाले हैं। तो इसके बाद में आता है कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार 5 अफ्रीकी चीते छोड़े गए थे। अगर हम देखें वन्य जीव अभ्यारण्य में ऑप्शन आपके सामने है शेरगढ़, रामगढ़, सीता माता और ताल छापर। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला वो है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ, 12 जिले में, और 12 जिले में शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार 5 अफ्रीकी चीते छोड़े गए थे। ठीक, बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन में। और आगे क्वेश्चन आता है राज्य के किस स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से, किस नाम से, दवा दोस्त के नाम से मेडिकल स्टोर खोला गया है। तो मेडिकल स्टोर की अगर हम बात करें जो राजस्थान के अंदर खोला गया है, वह मेडिकल स्टोर खोला गया है राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन पर। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है जयपुर रेलवे स्टेशन। तो जयपुर का जो स्टेशन है उस पर दवा दोस्त के नाम से क्या बनाया गया है, मेडिकल स्टोर बनाया गया है। ठीक है ना। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी जा रही है। और उसके बाद में क्वेश्चन आता है शरद महोत्सव। कौन सा महोत्सव, शरद महोत्सव। और शरद महोत्सव का जो आयोजन है वह 2 वर्षों के अंतराल से हुआ है, 2 वर्षों के अंतराल से, यानी कि 2 वर्षों के बाद हुआ है। पहले कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में इसका आयोजन नहीं हुआ था। और शरद महोत्सव की अगर हम बात करें तो शरद महोत्सव का जो आयोजन है वह माउंट आबू, माउंट आबू है कहाँ, सिरोही के अंदर है। और सिरोही के अंदर शरद महोत्सव का आयोजन किया गया। फिर आते हैं अपने खिलाड़ियों की बात। और खिलाड़ियों में दिया हुआ है स्वाति दूधवाल व रजत चौहान का संबंध। स्वाति दूधवाल की बात करें, स्वाति दूधवाल चूरू जिले से है। और स्वाति दूधवाल और रजत चौहान के खेल की संबंध अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है तीरंदाजी। क्या रहने वाला है, तीरंदाजी रहने वाला है। फिर आगे क्वेश्चन आता है 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष। कौन सी विधानसभा, 15वीं विधानसभा। और 15वीं विधानसभा के अगर अध्यक्ष देखें तो किसे बनाया गया, कौन है 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है सीपी जोशी। क्या है, सीपी जोशी है। और फिर क्वेश्चन दिया हुआ है सस्ती वैकल्पिक ऊर्जा तकनीक विकसित करने हेतु प्रदेश के किस संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। किसके लिए, ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए। और ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए, ऊर्जा तकनीक के लिए विकसित करने की जब बात आती है तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है आईआईटी जोधपुर। कौन सा, आईआईटी जोधपुर हमारा इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है हमारा कोठारी स्मृति से पहले अपना है राजस्थान के जैविक उद्यान। राजस्थान के किस जैविक उद्यान में म्यूजियम व आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। अगर हम बात करें राजस्थान का जैविक उद्यान अगर पूछे, जैविक उद्यान में म्यूजियम और आर्ट गैलरी जो बनाई जा रही है वो माचिया सफारी में बनाई जा रही है। और माचिया सफारी पार्क की अगर हम बात करें तो माचिया सफारी है कहाँ, जोधपुर के अंदर है। फिर उसके बाद में आता है हमारा एक पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। और क्वेश्चन है राज्य में लोक कला के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में दिए जाने वाला डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2021। और 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। तो अगर हम 2021 की बात करें तो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, पहले वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, विजय वर्मा रहने वाला है। क्या रहने वाला है, विजय वर्मा रहने वाला है। फिर आता है राज्य सरकार में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। अगर हम देखें राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन की अगर हम बात करें तो आयोजन होगा तो विजय कुमार व्यास। हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, विजय कुमार व्यास रहने वाला है। और फिर आता है क्वेश्चन राजस्थान के रामदयाल शर्मा को वर्ष 2022 में निम्न में से कौन सा अवार्ड या सम्मान जो है वो प्रदान किया गया।
अगर हम बात करें वर्ष 2022 में, तो राजस्थान के 5 व्यक्तियों का नाम आता है। कितने व्यक्तियों का नाम आता है? 5 व्यक्तियों का नाम आता है, जिसमें एक है राजीव महर्षि और दूसरा है देवेंद्र झाझड़िया। एक तो है आपका राजीव महर्षि, और राजीव महर्षि की अगर हम बात करें, और फिर नाम आता है देवेंद्र झाझड़िया। इन दोनों को अगर पूछे कि कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो इनको अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण। कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। और अगर हम देखें राजस्थान के अंदर पद्म श्री अवार्ड, तो पद्म श्री अवार्ड 3 को मिला था, जिसमें एक है चंद्र प्रकाश द्विवेदी। कौन है? चंद्र प्रकाश द्विवेदी। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी के अलावा नाम आ जाता है अपना अवनी लेखरा का। कौन सा आ जाता है? अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा के बाद में एक जो नाम आता है, वो आता है अपने रामदयाल शर्मा का। तो इन तीनों की अगर हम बात करें, तो इन तीनों को जो अवार्ड मिला है, वो मिला है पद्म श्री अवार्ड। तो राजस्थान के अंदर 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार, जिनमें से चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अवनी लेखरा और पंडित रामदयाल शर्मा, इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर क्या है? पद्म श्री। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस जिले में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए प्रत्येक घर के आगे RFID कार्ड लगाए जाएंगे? यानी कि अगर हम बात करें राजस्थान का ऐसा जिला, ऐसा शहर जिसका नाम है जयपुर, और जयपुर के अंदर डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए प्रत्येक घर के आगे क्या लगाए जा रहे हैं? RFID कार्ड लगाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन आता है, राजस्थान में घर घर औषधि योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021, और अगर हम बात करें तो यह जयपुर जिले से शुरू की गई थी वन महोत्सव के तहत, जिसमें 4 तरह के औषधीय पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? संदीप चौधरी। संदीप चौधरी की बात करें तो यह राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। किस जिले से है? झुंझुनू जिले से है। और अगर पूछे किस खेल से संबंध रखते हैं, तो जेवेलिन थ्रो से संबंध रखते हैं। जेवेलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से। पैरा ओलंपिक में राजस्थान से 6 खिलाड़ी गए थे, उनमें से 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। 2 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने कोई पदक नहीं जीता था, उनमें से एक है संदीप चौधरी और दूसरा है श्याम सुंदर स्वामी। और श्याम सुंदर स्वामी की अगर हम बात करें तीरंदाजी से, और राजस्थान किस जिले से है? बीकानेर जिले से संबंध रखते हैं। फिर उसके बाद में अपना क्वेश्चन आता है, दिव्यांग जन के लिए उच्च शिक्षण रिसर्च शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु कहां पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई? ये जो घोषणा है वो राज्य बजट 2022-23 में की गई। राजस्थान का बजट 2022-23 और बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार अगर हम देखें, तो ये बनाया जा रहा है जामडोली जयपुर में। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? जामडोली जयपुर रहने वाला है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, राज्य में ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा किस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? ऑनलाइन पढ़ाई की अगर हम बात करें, तो राजस्थान के अंदर स्टार नामक, कौन सा? स्टार प्रोग्राम जो है, यह राजस्थान सरकार ने शुरू किया। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो आपको सर करवा रही हैं। जो YouTube चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं सीरीज के अंदर, सर बताएंगे आपको आंसर। ओके।